कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात की सारी थकान, सारी दूरियां और दिल के बीच जमा हुई सारी गलतफहमियां जैसे आखिरकार पिघल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे सिमटे हुए थे जैसे बरसों से भटकती दो रूहों को आखिर अपना ठिकाना मिल गया हो। कमरे की हल्की रोशनी कब बुझी और कब रात कहराती चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब खिड़की के पर्दों से छन कर आती सुनहरी किरणें कमरे में फैलने लगी, तब भी अवनी उसी सुकून से आरिवीर के सीने पर सिर रखे सो रही थी। तभी साइड टेबल पर रखा फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन कॉल से जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने आगोश में अपनी जाना को देखते ही एक ही झटके में कल रात का खूबसूरत लम्हा दिमाग में आ गया। लेकिन अभी वो अपनी जाना के नाजुक वजूद को अपने पास महसूस कर पाता, उससे पहले अवनी के चेहरे पर कुनमुनाहट देख जल्दी से हाथ बढ़ाकर तकिए के पास से मोबाइल साइलेंट किया। स्क्रीन पर समीर का नाम चमक रहा था। आरिवीर ने एक नज़र फ़ोन पर डाली, फिर अपनी बाहों में सिमटी अवनी को देखा और बिना कॉल रिसीव किए जल्दी से फ़ोन साइलेंट करके एक तरफ रख दिया। उसकी सांसों की नरम आहट और चेहरे पर फैला संतोष देखकर आरिवीर के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। इस वक्त उसे दुनिया के किसी काम, किसी मीटिंग या किसी जिम्मेदारी से ज़्यादा ज़रूरी अपनी पत्नी का ही सुकून लग रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अवनी के बालों में उलझ गई। उसने उसके चेहरे पर आई एक लट को पीछे किया और बहुत देर तक बस उसे देखता रहा। उसके मन में अनगिनत भाव एक साथ उमड़ रहे थे। कितनी मुश्किलें, कितनी गलतफहमियां और कितने दर्द के बाद ये सुबह आई थी। उसने झुककर बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और मन ही मन बुदबुदाया, भगवान मेरी हर सुबह ऐसी ही हो, ये लड़की हमेशा मेरी बाहों में रहे, कभी मुझसे दूर मत करना इसे। जैसे ही उसने होठ माथे से छुए, अवनी नींद में ही थोड़ा और करीब खिसक आई और उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़कर उसके सीने से लग गई। ये मासूम हरकत देखकर आर्यवीर का दिल धड़क उठा। वो उसे और कसकर अपने करीब कर लिया। मेरी झांसी की रानी, ये बोलते हुए उसने उसके पूरे चेहरे को शिद्दत से चूम लिया। अवनी थोड़ा और कसमस आई और उसे तेजी से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अवनी की ये हरकत आरिवीर की बेताबी को और बढ़ा गई थी। वो जल्दी से पलट कर उसे बाहों में भर कर नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ चुका था और उसके पूरे चेहरे को शिद्दत से चूम कर उसके लबों को अपने लबों से छू लिया। लेकिन जैसे उसकी बेकरारी को करार नहीं मिला, उसका मन और बेचैन हो गया, उसकी धड़कनें और तेज हो गई। वो अपनी जाना की नींद को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद पर कंट्रोल ना कर पाते हुए आगे बढ़कर उसने उसके होठों को लॉक कर दिया और अपनी बेचैन दिल को सुकून देने लगा। कुछ देर बाद अवनी की पलकों में हलचल हुई। वो खुद को किसी के कब्जे में महसूस कर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दिमाग में कल रात की बातें एक बार आकर गुजर गई और उसे महसूस करते देर नहीं लगी कि उसके ऊपर अपना प्यार, अधिकार और अपना हक जताने वाला कौन हो सकता है। अवनी अब कसमसाने लगी तो आरिवीर उससे दूर हुआ और उसके लबों को चूम उसके गर्दन पर अपने लब रखते हुए बोला, सॉरी जाना, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। अवनी की आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं थी कि सामने आरिवीर का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे गया। अभी तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात की बातें याद आते ही वो हल्का सा झेप गई और फिर से आंखें बंद करने लगी। गुड मॉर्निंग जाना, आरिवीर ने धीमी आवाज़ में कहा। अवनी ने बिना आंखें खोले ही मुस्कुराकर जवाब दिया, बस उसने छेड़ते हुए पूछा। अब अवनी ने आंखें खोली और उसे घूरने लगी। उसकी वही मासूम नाराज़गी देखकर आरिवीर हंस पड़ा। ऐसे मत देखा करो यार, तुम्हें देखकर मेरा सारा कंट्रोल वैसे ही खत्म हो जाता है। अवनी के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने आगे बढ़कर उसके बालों में उंगलियां फेर दी। आरिवीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, तुम जानबूझकर मुझे उकसा रही हो बीबी। अवनी हंस पड़ी। कमरे का माहौल हल्का और खुशियों से भरा हुआ था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के करीब रहे, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। फिर अवनी उठने की कोशिश करने लगी। आर्यवीर ने उसे पकड़ते हुए बोला,
कहाँ जा रही हो? अवनी बोली, सुबह हो गई है तो सुबह के काम भी तो करने हैं, फ्रेश होना है, नहाना है, वॉशरूम जाना है। आर्यवीर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अभी नहीं जाना जान, थोड़ी देर और रुको ना। और अवनी आर्यवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे पुश करते हुए बोली, सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी भी आपको जल्दी लग रही है? आर्यवीर आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। शादीशुदा कपल को अकेले वॉशरूम में जाना हानिकारक हो सकता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अवनी उसके गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यवीर ने उसे नहीं छोड़ा। अगले ही पल आर्यवीर ने अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया। अवनी की आंखें फैल गई। आर्यवीर, जी मैडम, मुझे नीचे उतारिए। क्यों? वो उसकी नाक में अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, जब आपका बंदा हाजिर है तो आपको पैदल चलने की क्या ज़रूरत है? अवनी उसे नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब बयां कर रही थी। आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे और सुधरने का इरादा भी नहीं है, आर्यवीर ने शरारत से कहा। वैसे भी कपल अगर सुबह सुबह अलग अलग तैयार हो तो ये रिश्ते के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। सच में? अवनी ने अपनी भौहें उठाई। बिल्कुल, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नियम है। आर्यवीर की बात सुनकर अवनी हंस पड़ी और उसी हंसी को अपने दिल में समेटे हुए आर्यवीर उसे गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब दोनों बाहर आए तो कमरे में फिर वही सुकून भरी मुस्कान थी जो दो ऐसे लोगों के चेहरे पर होती है जिन्हें आखिरकार अपना घर एक दूसरे में मिल गया हो। लेकिन आर्यवीर उसे बाथरूम के दरवाजे पर लाकर छोड़ते हुए बोला, जल्दी जाओ, फिर हम साथ में शावर लेंगे। ये बोलकर वो अपनी आई विंग कर देगा। अवनी जल्दी से जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर ली। कुछ देर बाद जब दोनों तैयार होकर बाहर आए तो कमरे का माहौल बदल चुका था। आर्यवीर ने अवनी के लिए खूबसूरत येलो कलर का प्लाजो सूट निकाला और उसे पहनने के लिए दे दिया। अवनी जब कपड़े बदल कर आई तो वो सूट उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आर्यवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास आकर बहुत प्यार से उसकी मांग में सिंदूर सजा दिया। उस छोटे से पल में अवनी की आंखों में एक अलग ही चमक ला दी। उसने आईने में खुद को देखा और फिर आर्यवीर को। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। तैयार होकर वो उसकी तरफ मुड़ी और सहजता से पूछ बैठी, तो बताइए मिस्टर खुराना, हम घर कब चल रहे हैं? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। घर? अवनी ने हैरानी से पूछा। हाँ जी, घर। आर्यवीर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हम घर नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? अवनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आर्यवीर ने उसकी कमर के पास हाथ रखते हुए कहा, हम यहाँ से सीधे अपने हनीमून ट्रिप पर जा रहे हैं। कहाँ? अवनी लगभग फुसफुसाई। स्विट्जरलैंड। कुछ पल के लिए अवनी बस उसे देखती रह गई। उसे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन आर्यवीर की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो पूरी तरह गंभीर है। सच? उसने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल सच मिसेस खुराना। आर्यवीर मुस्कुराया। बहुत इंतज़ार कर लिया हमने, अब कुछ वक्त सिर्फ हमारा होगा। कोई गलतफहमी नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस तुम और मैं। अवनी की आंखें चमक उठी। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उस पल दोनों के दिलों में एक ही एहसास था, अब जो सफ़र शुरू होने वाला था उसमें वे अकेले नहीं थे, अब वे साथ थे और यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए आर्यवीर के गले में अपनी बाहें और कस दी। उसके सीने पर अपना गाल टिका कर कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर धीमे से बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ आर्य, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ कहीं दूर जाना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ हम हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन उससे पहले हमें घर चलना होगा। मोम से मिलना है, दादू से मिलना है। इतने दिनों बाद सबकी खुशियाँ लौटी हैं। मैं सबसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर जाना चाहती हूँ। आर्यवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे उसे डर हो कि कहीं फिर से उसकी जाना उससे दूर ना हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, उसने तुरंत कहा। हम घर नहीं जा रहे, मैं समीर को कॉल करके सब अरेंजमेंट करवा दूंगा, सब हो जाएगा। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ एक भी दिन और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। हम सीधे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अवनी उसकी बात सुनकर हल्के से हंस पड़ी। उसने दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थाम लिया। इतने जिद्दी क्यों हैं आप? उसने प्यार से पूछा। क्योंकि मेरी बीवी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, आर्यवीर ने बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया।
और इसलिए मैं उसे कहीं जाने नहीं देने चाहता। अवनी की आंखों में उसके लिए प्यार उतर आया। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन पहले घर। आर्यवीर कुछ बोलने ही वाला था कि अवनी ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। आर्यवीर की आंखें बंद हो गई। अवनी के इस प्यार भरे एहसास से वो उसे और भी अपने करीब खींचकर उसका साथ देने लगा था। शुरुआत तो अवनी ने किया था, लेकिन अब खत्म आर्यवीर करने वाला था। थोड़ी देर बाद दोनों दूर हुए। आर्यवीर अपनी मदहोश होती आंखों से उसे देखते हुए बोला, नॉट बैड बेबी, एक और मिल जाता तो दिन बन जाता मेरा। अवनी शर्माते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती हुई बोली, नो आर्गूमेंट, और लालची नहीं बनते। फिर शरारती मुस्कान के साथ उसके गाल को थपथपाया। हम घर जा रहे हैं और दैट्स फाइनल। आर्यवीर ने गहरी सांस भरी। जो हुक्म मेरी जाना, बहुत शरारती हो गई हो तुम। सीखा किससे है? अवनी ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आर्यवीर भी मुस्कुरा उठा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसने कॉल रिसीव कर ली। उधर से सायरा की खुशमिजाज आवाज़ सुनाई दी, गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, उम्मीद है आज आपका मूड पहले से बेहतर होगा। आर्यवीर ने अवनी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, बहुत ज़्यादा बेहतर है। गुड, तो फिर आज लंच मेरे साथ। प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी है, सायरा बोली। मैं अपनी वाइफ से पूछकर बताता हूँ, आर्यवीर ने सहजता से कहा। उधर कुछ पल की खामोशी रही, फिर सायरा हंस पड़ी। ओह, तो आखिरकार मिसेज खुराना आ ही गई। ठीक है, उनसे परमिशन लेकर बताइएगा। कॉल करते ही आर्यवीर वापस अवनी के पास आया। सायरा थी। अवनी ने उत्सुकता से पूछा। जिस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ ना, उसकी पार्टनर है, लंच पर बुला रही है, कुछ ज़रूरी डिस्कशन भी है, चलोगी मेरे साथ? तुम्हें भी इनवाइट किया है। अवनी ने बिना सोचे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। क्यों नहीं, वैसे मुझे देखना है वो कौन है जिनके साथ मेरे पति इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। ओह जलन, अवनी ने नामे सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आर्यवीर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तो ये मैडम की जिज्ञासा है? बिल्कुल, अवनी ने गर्व से जवाब दिया। और मैं आपके साथ ही चलूँगी, जो हुक्म मेरी जाना। आर्यवीर ने झुककर उसका हाथ चूमने का नाटक किया तो अवनी हंस पड़ी। तभी डोरबेल बजी। दोनों की नज़र दरवाजे की तरफ घूम गई। आर्यवीर ने जाकर दरवाज़ा खोला। होटल स्टाफ ट्रॉली पर ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा था। कुछ ही पलों में कमरे के अंदर ताज़ा कॉफ़ी की खुशबू फैल गई। अलग अलग तरह के जूस, फल, पैनकेक्स, सैंडविच और कई तरह के व्यंजन टेबल पर सजा दिए गए। स्टाफ के जाने के बाद अवनी कुछ पल उस टेबल को देखती रह गई। इतना सब? उसने हैरानी से पूछा। आर्यवीर ने उसके लिए कुर्सी खींच दी। मेरी बीबी पहली बार मेरे साथ आराम से नाश्ता करने बैठी है। अवनी बैठते ही मुस्कुरा दी। उसकी नज़र बार बार आर्यवीर पर जा रही थी और हर बार उसे देखकर उसके दिल में वही सुकून उतर रहा था कि आखिरकार सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। अब ना कोई गलतफहमी थी, ना कोई शिकायत, बस उनके सामने एक नई शुरुआत थी, जहां हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होनी थी और हर शाम उसकी बाहों के सुकून में खत्म। आर्यवीर के ऑफिस जाने के बाद अवनी अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास आकर बैठ गई। बाहर दिल्ली की हल्की धूप पूरे शहर पर बिखरी हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक किसी भी धूप से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों पर बिना वजह मुस्कान चली आ रही थी। बार बार उसकी नज़र अपनी मांग में सजे सिंदूर पर चली जाती और फिर उसे आर्यवीर की बातें याद आ जाती। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नैना जी का नाम देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। कैसी है मेरी बच्ची? उधर से नैना जी की प्यार भरी आवाज़ आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद तो जैसे बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो एक एक करके नैना जी को सारी बातें बताने लगी। कैसे आर्यवीर ने उसके लिए इतने सारे कपड़े पहले से खरीद कर रखे थे, कैसे करवा चौथ के लिए उसने खुद तैयारी की थी, कैसे उसके लिए उसने लहंगा चुना था और कैसे बिना बताए खुद भी उसके साथ व्रत रखा था। नैना जी सब सुनती रहीं और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच कहूँ बच्चा, मुझे तो कभी यकीन ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना रोमांटिक भी हो सकता है। कितना खड़ूस था वो। अवनी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। मोम, वो बस इतना ही बोल पाई।
नैना जी उसे और छेड़ते हुए बोली, तो अब खुश तो है ना मेरी बच्ची। ये सुनते ही अवनी ने शर्मा कर अपना चेहरा हथेली में छुपा लिया। अभी ना मॉम, उसकी आवाज़ में झिझक और खुशी दोनों साफ महसूस हो रहे थे। नैना जी की हंसी और गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद अवनी ने दादू, विक्रम जी और राजवीर का हाल भी पूछा। नैना जी ने बताया कि सब बिल्कुल ठीक है और घर में अब पहली जैसी रौनक वापस आ गई है। ये सुनकर अवनी के चेहरे पर सुकून उतर आया। तभी दूसरी तरफ कॉल वेटिंग में आने लगी। स्क्रीन पर रिया का नाम देखकर अवनी मुस्कुरा दी। मॉम, रिया का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, और हाँ, खुश रहना हमेशा, नैना जी ने प्यार से कहा और कॉल कट गई। अवनी ने तुरंत रिया का फ़ोन रिसीव कर लिया। उधर से फ़ोन उठाते ही रिया की आवाज़ गूंज उठी। वाह मैडम वाह, दिल्ली भी चली गई और मुझे बताया तक नहीं। अवनी हंस पड़ी। अरे लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिया फिर शुरू हो गई। तू तो बड़ी छुपी रिस्तम निकली। करवा चौथ के लिए जीजू को ढूंढते हुए सीधे दिल्ली पहुंच गई और एक बार मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? अवनी सिर पकड़कर हंसने लगी। रिया, और सुन, जीजू के आने के बाद तो तू हमें भूल ही गई है। बता, क्या गिफ्ट दिया है जीजू ने? और अभी तक नाराज़गी खत्म हुई या नहीं? और वो जानबूझकर आवाज़ थोड़ा धीमी करके बोली, सुहाग रात हुई या नहीं? रिया, अवनी लगभग चीख पड़ी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उधर से रिया की जोरदार हंसी सुनाई दी। तू पागल हो गई है क्या? अवनी ने बनावटी गुस्से में कहा। तुझे हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती है सब जानने की? क्योंकि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरा हक है, रिया ने तुरंत जवाब दिया। अवनी ने सिर हिलाया। जल्दी से शादी कर ले, तेरे सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, खुद एक्सपीरियंस करके देख लेना। अच्छा जी, रिया हंसते हुए बोली। फिर अचानक अवनी को कुछ याद आया। लेकिन तुझे कैसे पता कि मैं दिल्ली आई हूँ? रिया एक पल को चुप हो गई। वैसे एक दिन तेरा कॉल आया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई, अवनी ने कहा। हाँ भाई, रिया ने नाटकीय अंदाज में कहा। अब जीजू के सामने हमारी क्या औकात जो तू हमें याद रखेगी? अपना ये नाटक बंद कर और बता, तुझे कैसे पता चला? अवनी ने हंसते हुए पूछा। उधर कुछ पल खामोशी रही। फिर रिया थोड़ी देर आवाज़ में बोली, वो आदित्य ने बताया था। क्या? अवनी की भौहें तुरंत ऊपर उठ गई। आदित्य तुझे कॉल करते हैं? कभी कभी। रिया की आवाज़ अचानक बदल गई थी। अच्छा, अवनी की मुस्कान शरारती हो गई। और वो तुझे कॉल क्यों करते हैं? ऐसे ही ऐसे ही, अवनी ने जानबूझकर बात खींची। हाँ मतलब बस नॉर्मल बात होती है। रिया की जुबान जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। अवनी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। रिया, उसने उसके नाम को लंबा खींचते हुए कहा। तेरे और आदित्य के बीच कुछ चल रहा है क्या? नहीं, जवाब इतनी जल्दी आया अवनी की हंसी छूट गई। कुछ नहीं चल रहा, रिया ने दोबारा कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा धीमी थी और यही बात अवनी के शक को और बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। उसे महसूस हो गया था कि उसकी प्यारी दोस्त कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही है। अब उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी दोस्त को उसकी ही बातों में फंसते हुए देखकर आ जाती है। रिया, उसने हंसते हुए कहा, तू चाहे जितना मना कर ले, लेकिन मुझे लग रहा है कहानी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। उधर से तुरंत विरोध की आवाज़ आई। लेकिन रिया की घबराहट और उसके शब्दों की लड़खड़ाहट ने अवनी के चेहरे की मुस्कान और गहरी कर दी थी। अब उसे लग रहा था कि शायद बहुत जल्द उसकी दोस्त भी किसी की यादों में खोकर उससे वही सारी बातें करने वाली है। रिया का फ़ोन रखने के बाद भी अवनी के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। वो बेड के किनारे बैठी हुई अनमने ढंग से अपने दुपट्टे का सिरा उंगलियों में लपेट रही थी। बार बार उसके दिमाग में रिया की छिपी हुई आवाज़ और आदित्य का नाम घूम रहा था। जितना रिया छुपाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही साफ लग रहा था कि दोनों के बीच दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा कुछ तो ज़रूर है। अवनी के होठों पर शरारती मुस्कान तैर गई। लगता है मैडम खुद फंस चुकी है। वो खुद से बुदबुदाई और हल्का सा हंस दी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर आर्य का नाम चमक रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ आर्य, उधर से तुरंत उसकी आवाज़ आई। क्या कर रही है मेरी जाना? अवनी ने धीरे से जवाब दिया। कुछ नहीं, बस रिया से बात खत्म हुई है अभी।
अच्छा, और मुझे याद नहीं किया था। उसकी आवाज़ में वही पुरानी शरारत थी। अवनी हंस पड़ी। दिल में रहने वाले इंसान को अलग से याद करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? उधर से भी हल्की सी हंसी सुनाई दी। बहुत ज़्यादा जवाब देने लगी हो तुम। संगत का असर है, अवनी ने तुरंत पलट कर कहा। तो फिर मेरी संगत से तुम्हें बहुत कुछ सीखना है जाना, आर्यवीर ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर बोला, सुनो, अलमारी में एक ब्लैक कलर की साड़ी रखी है, उसे पहनकर तैयार हो जाना। अवनी ने हैरानी से पूछा, ब्लैक साड़ी? आर्यवीर की आवाज़ में शरारत घुल गई। और उसी के साथ एक ब्लैक सैंडल भी रखी है, साड़ी से मैच करती हुई ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी वही है, सब पहन लेना। इतनी सारी तैयारी कर ली आपने? अवनी हंसते हुए बोली। अब मेरी बीबी मुझे ढूंढते हुए दिल्ली तक आ सकती है, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग भी नहीं कर सकता? आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। अवनी के चेहरे पर फिर वही प्यारी सी मुस्कान आ गई। और सुनो, आर्यवीर की आवाज़ और धीमी हो गई, ऐसे तैयार होना कि एक बार फिर मेरी नज़रें तुम पर आकर रुक जाए। मैं चाहता हूँ कि आज जब तुम्हें देखूँ तो दुनिया की बाकी सारी चीज़ें फिर से धुंधली पड़ जाए। अवनी के गाल हल्के गुलाबी हो गए। आप भी ना, इतना रूखा सूखा जवाब क्यों दे रही हो? आर्यवीर ने तुरंत पकड़ लिया। थक गई हो क्या? कहो तो लंच कैंसिल कर दें। नहीं तो, अवनी ने तुरंत कहा। फिर कुछ पल चुप रहकर वो धीमे से बोली, बस ऐसे ही। आप कब आएंगे? उसके इस सवाल पर आर्यवीर के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। बस जितना समय मेरी जाना को तैयार होने में लगेगा, उतनी ही टाइम में मैं अपनी जाना के पास पहुंच जाऊंगा। यह कहकर उसने हंसते हुए कॉल कट कर दी। अवनी कुछ पल फ़ोन को देखती रही। उसके दिल में जैसे कोई मीठा सा एहसास उतर गया था। वो उठी और अलमारी खोली। सचमुच वहाँ एक बेहद खूबसूरत ब्लैक साड़ी रखी हुई थी। महीन कढ़ाई, हल्की चमक और ऐसी खूबसूरती कि देखते ही उसकी आंखें ठहर गई। उसके साथ रखी ज्वेलरी भी बेहद एलिगेंट थी। करीब 1.5 घंटे बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो आर्यवीर अंदर आया। अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी नज़रें सीधा अवनी पर जाकर ठहर गई। ब्लैक साड़ी में खड़ी अवनी किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लग रही थी। खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, कानों में हल्के डायमंड ईयररिंग्स और हाथों में पतली पतली चूड़ियाँ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कुछ सेकंड तक आर्यवीर बस उसे देखता ही रह गया। अवनी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? आर्यवीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वही खोजने वाला भाव उतर आया था। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। फिर उसके चेहरे पर आई बालों की एक लट को कान के पीछे सरकाते हुए धीमे से बोला, किसी ने पूछा था कि जन्नत कैसे दिखती है, आज जवाब मिल गया। अवनी की पलकों ने शर्म से झुकना ही बेहतर समझा। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, तेरे चेहरे की रौनक देखकर लगता है चाँद भी आज शिकायत करेगा कि उसकी रोशनी किसी ने चुरा ली है। अवनी ने हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और बोला, आप शायर हो गए हैं। लेकिन आर्यवीर कहाँ रुकने वाला था। उसने उसकी कमर के पास हाथ रखकर उसे अपने थोड़ा करीब खींच लिया। सच कह रही हूँ, उसकी आवाज़ बेहद मुलायम थी। तुम्हें देखकर हर बार लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ। दोनों की नज़रें कुछ पल एक दूसरे में उलझी रहीं। फिर अचानक आर्यवीर ने लंबी सांस ली और उसे अपने करीब खींचकर उसके बालों की लटों को कान के पीछे करता हुआ बोला, वो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? अवनी उसकी करीबी से अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए बोली कि हम ये लंच कैंसिल कर देते हैं ना जाना। अवनी ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठा दी। क्या? हाँ, आर्यवीर ने पूरी मासूमियत से कहा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। तुम्हें इतना तैयार देखकर मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा है जाना। मुझे तुम्हें प्यार करना है। वो उसके गालों से अपने गालों को रगड़ते हुए बोला। अवनी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसका शरीर कांप सा गया था। वो उससे दूर होते हुए बोली, आप ना अपनी ये बकवास बातें बंद कीजिए और पार्टी में चलिए। मैं आपकी सारी हरकत को समझ रही हूँ। उसके खुद का दिल भी उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी धड़कनें उसकी सुनी नहीं रही थी, लेकिन वो खुद को बहुत मुश्किल से संभालते हुए बोली, बीबी मान जाओ ना, हम सीधा स्विट्जरलैंड चलते हैं। यहाँ रहना मेरे लिए खतरनाक होता जा रहा है। अवनी की हंसी छूट गई। खतरनाक? बिल्कुल, उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। यहाँ तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमान होने लगता है। फिर मैं किसी मीटिंग में ध्यान नहीं दे पाता, किसी क्लाइंट की बात नहीं सुन पाता और किसी से बात करने का मन भी नहीं करता।
अच्छा जी, अवनी मुस्कुराई। हाँ जी, और ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अब मुझे ये लंच कैंसिल करने का मन कर रहा है। अवनी ने सिर हिलाया। आप बिल्कुल बच्चे हैं, अब ये बातें बनाना बंद कीजिए। तुम्हारे सामने ही तो बन जाता हूँ, उसने बिना देर किए जवाब दिया। अवनी उसे देखती रह गई। कुछ रिश्तों में प्यार बड़े बड़े शब्दों से नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे पलों में दिखाई देता है, और इस वक्त आरिवीर की आंखों में जो अपनापन, सुकून और मोहब्बत थी, उसे देख कर रौनी के दिल में बस एक ही एहसास था, उसने सही इंसान को अपना जीवन साथी चुना था। और आर्यवीर वो तो अब भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ उसके सामने खड़ी हो। होटल के शानदार लॉन्ज में कदम रखते ही अवनी की नज़रें चारों तरफ फैल गई। बड़ी बड़ी कांच की दीवारों से आती धूप पूरे हाल को सुनहरी चमक दे रही थी। उसी बीच सायरा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फाइनली वो हंसते हुए बोली और सबसे पहले अवनी की तरफ हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अवनी ने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि सायरा की नज़रें कुछ सेकंड ज़्यादा देर तक उसके चेहरे पर ठहर गई थी। उसकी नज़र सबसे पहले आरिवीर पर गई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने अवनी को देखा, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए वहीं ठहर गई। ब्लैक साड़ी में खड़ी अवनी सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं, बस एक सादगी भरी चमक जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। सो फाइनली आई मीट द मिसेज खुराना, सायरा मुस्कुराते हुए बोली। उसने आगे बढ़कर अवनी को हल्के से गले लगाया। अवनी ने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। तभी आर्यवीर ने बिना कुछ कहे अवनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे साथ लेकर टेबल की तरफ बढ़ गया, और वहां पहुंचकर उसने हमेशा की तरह पहले अवनी के लिए चेयर खींची। अवनी के बैठ जाने के बाद ही वो खुद बैठा। सायरा ये सब देख रही थी। ये छोटा सा व्यवहार भी सायरा की नज़रों से छुपा नहीं था। कुछ देर तक वो दोनों को देखती रही, फिर सिर हिलाकर हंस पड़ी। सच कहूँ तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। आर्यवीर ने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा। किस बात का? सारा ने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा। इस बात का कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, करोड़ों की डील संभालने वाला आदमी किसी के लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रह सकता है। जब मैंने पहली बार सुना कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा है तो मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ लोग प्यार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह निभाते बहुत कम हैं। अवनी की नज़र अनायासी आर्यवीर पर चली गई। आर्यवीर बस हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप उसकी कुर्सी के पीछे अपना हाथ टिकाकर बैठा रहा। सायरा फिर अवनी की तरफ मुड़ी और बोली, सच बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने सोचा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके लिए आर्यवीर सिंह खुराना ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ऑफिस में, मीटिंग्स में, बिजनेस वर्ल्ड में मैंने इन्हें हमेशा बहुत सख्त, बहुत रिजर्व और सिर्फ काम में डूबा हुआ देखा है। ऐसे इंसान को किसी के लिए व्रत रखते हुए सोच पाना भी मुश्किल था। अवनी अब थोड़ा असहज होकर मुस्कुरा रही थी। सायरा ने आगे कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी अवनी, जब मैंने पहली बार इन्हें देखा था मुझे इनकी पर्सनालिटी पसंद आई थी। शायद किसी भी लड़की को आती। कॉन्फिडेंस, क्लास, व्यवहार सब कुछ था इनमें। कुछ समय तक मुझे लगा भी कि शायद वो हंस पड़ी और सिर हिला दिया। खैर छोड़ो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये शादीशुदा हैं, और उसके बाद मुझे सच में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने इनका दिल जीता है। अवनी की आंखें अब पूरी तरह सायरा पर टिकी थी। सायरा ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ईमानदारी से कहा, लेकिन आज तुमसे मिलकर मेरी सारी जिज्ञासा खत्म हो गई। अब समझ में आता है कि बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, एक अपनापन है, और सबसे बड़ी बात, जब तुम इन्हें देखती हो तो तुम्हारी आंखें बदल जाती है। वहाँ सिर्फ प्यार दिखाई देता है। उसी पल आर्यवीर ने टेबल के नीचे से धीरे से अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी का दिल जाने क्यों थोड़ा तेज धड़क उठा। सायरा मुस्कुराई। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आर्यवीर सिंह खुराना किसी के लिए व्रत क्यों रख सकता है तो मेरे पास जवाब है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उनके लिए दुनिया की हर कोशिश छोटी पड़ जाएगी। अवनी की पलकों पर हल्की नमी उतर आई। उसने धीरे से आर्यवीर की तरफ देखा, और उस एक नज़र में शायद जितनी मोहब्बत थी उतनी किसी शब्द में नहीं हो सकती थी। तभी आर्यवीर का फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला,
मुझे एक ज़रूरी कॉल लेनी होगी, 2 मिनट में आया। वो उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही सायरा ने अवनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं ऑफिशियली मान गई हूँ। दुनिया में अगर किसी को अपने पति पर घमंड करने का पूरा हक है तो वो तुम हो। सायरा कुछ पल चुप रही, जैसे अपने शब्दों को सही ढंग से चुन रही हो। फिर उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और अवनी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगी। अवनी ने सहजता से सिर हिला दिया। सायरा ने गहरी सांस ली और बिना घुमाए फिराए कहा, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ अवनी। जब मैं पहली बार हरिवीर से मिली थी तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, पसंद करने लगी थी मैं उन्हें। अवनी की आंखें अनायासी हैरानी से फैल गई। सायरा उसकी प्रतिक्रिया देखकर हल्का सा हंस पड़ी। रुको, पहले पूरी बात सुन लो। तुम्हारे पति ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोई भी पहली बार में नोटिस किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन किसी भी पत्नी के लिए ये सुनना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। उनका लोगों को ट्रीट करने का तरीका सब कुछ बहुत अलग है। इसलिए हाँ, मैं भी उनसे प्रभावित हुई थी, उन्हें पसंद करने लगी थी। सारा की नज़र कुछ पल के लिए बाहर खड़े आरवीर पर चली गई, जो अभी फ़ोन पर बात कर रहा था। फिर वो दोबारा उन्हीं की तरफ मुड़ी। लेकिन उसके बाद करवा चौथ वाला दिन आया। उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो व्रत है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं इंडिया में बहुत समय से हूँ, लेकिन मैंने हमेशा लड़कों के लिए व्रत रखते देखा था। पहली बार किसी आदमी को अपनी पत्नी के लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहने की बातें करते सुना था। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं या शायद बस यूं ही बोल दिया हो। ओनी अब बिना पलक झपकाए उसकी बातें सुन रही थी। सायरा मुस्कुराई और बोली, इसलिए मैंने उसी समय उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, कुछ प्रोजेक्ट का वास्ता दिया। सच बताऊं, मेरे मन में ये भी था कि इतनी सुबह अच्छा माहौल, साथ में नाश्ता, शायद इनका व्रत वाला दावा ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर मैं गलत साबित हुई। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था। पूरे समय इसने कुछ नहीं खाया, एक घूंट पानी तक नहीं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या थी? अवनी ने अनजाने में पूछा। क्या? सायरा हल्का सा हंसी। इसका मन भी वहाँ नहीं था। मैं सामने बैठी बातें कर रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में इनकी नज़र फ़ोन पर चली जाती थी, जैसे किसी का इंतज़ार हो, जैसे किसी की चिंता हो। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़की के लिए ये आदमी व्रत रख रहा है, वो उनके लिए सिर्फ पत्नी नहीं होगी, वो इनकी पूरी दुनिया होगी। अवनी की पलकों पर हल्की नमी उतर आई। सायरा ने प्यार से उसका हाथ दबाया और मुस्कुराकर बोली, और आज तुम्हें देखकर मेरी वो बात पूरी तरह सच साबित हो गई। अब समझ में आता है कि क्यों इनका ध्यान कहीं और नहीं टिक रहा था। कुछ लोग इतने खास होते हैं कि उनके लिए व्रत रखना, इंतज़ार करना या पागल हो जाना सब बहुत छोटी बातें लगने लगती है। और मुझे लगता है तुम आर्यवीर के लिए वही इंसान हो। पूरे रास्ते गाड़ी आर्यवीर खुद चला रहा था। उसकी नज़र सड़क पर थी, लेकिन अवनी की नज़रें बार बार उसके चेहरे पर जाकर ठहर जा रही थी। जाने कितनी बातें उसके मन में एक साथ चल रही थी। कुछ दिन पहले तक जिस इंसान को वो गलत समझ रही थी, आज उसी इंसान का हर छोटा बड़ा त्याग उसके दिल को छू रहा था। सायरा की बातें भी लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर कैसे उसने इतने समय तक आर्यवीर की आंखों में छिपे प्यार को पढ़ने में इतनी देर कर दी। आर्यवीर ने कई बार उसकी निगाहों को खुद पर महसूस किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और फिर वो सड़क की तरफ देखने लगता। कुछ घंटों बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से अपने प्राइवेट जेट के जरिए मुंबई के लिए निकल गए। पूरी फ्लाइट में भी अवनी का मन बार बार आर्यवीर पर ही अटक जाता था। कभी वो उसे देखता तो कभी वो मुस्कुरा देती। आर्यवीर हर बार उसकी मुस्कान देखकर भौहें चढ़ाकर पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, लेकिन फिर चुप रह जाता। शाम होते होते दोनों मुंबई पहुंच गए। घर के बाहर पहले से ही स्टाफ तैयार खड़ा था। जैसे ही उनकी गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी, घर के दरवाजे खुल गए। सबसे आगे नैना जी और दिग्विजय जी खड़े थे। दोनों के चेहरे पर अपने बच्चों को देखने की खुशी साफ झलक रही थी। उनसे थोड़ा पीछे विक्रम जी खड़े थे। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शायद उन्हें पता था कि आर्यवीर के दिल में उनके लिए अब भी बहुत सी शिकायतें बाकी है। अवनी को देखते ही नैना जी की आंखें चमक उठी। वो दौड़कर उनके पास पहुंची और प्यार से उनके गले लग गई।
नैना जी ने उसकी बलाएं ली और उसके माथे को चूम लिया। फिर अवनी झुककर दिग्विजय जी के चरण छूने लगी। दिग्विजय जी ने तुरंत उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ रखा और भर्राई आवाज़ में बोले, हमेशा खुश रहो बेटा, महादेव तुम्हारी हर खुशी सलामत रखे। अवनी मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े विक्रम जी पर गई। उनकी आंखों में अपनापन भी था और झिझक भी। अवनी उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसी पल आर्यवीर बिना उनकी तरफ देखे सीधा अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा चुका था। विक्रम जी के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। ये देखकर अवनी का दिल कसकर रह गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अवनी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ और कसकर थाम लिया और उसे वापस विक्रम जी की तरफ खींच लाई। फिर खुद झुककर उनके पैर छू लिए। विक्रम जी की आंखें उसी पल भर आई। अवनी ने उठकर आर्यवीर की तरफ देखा और सिर्फ अपनी आंखों से उसे इशारा किया। आर्यवीर कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके भीतर कितनी उथल पुथल चल रही है। एक तरफ बरसों की शिकायतें थी, दूसरी तरफ अवनी की उम्मीद भरी नजरें। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और अनमने मन से झुककर विक्रम जी के पैर छू लिए। अगले ही पल जैसे विक्रम जी का सब्र टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए हाथों से आर्यवीर को उठाया और उसे अपने गले से लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आर्यवीर ने खुद को हल्के से पीछे कर लिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन वो अपनापन भी नहीं था जिसकी उम्मीद विक्रम जी लगाए बैठे थे। वो बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। विक्रम जी के हाथ हवा में ही रह गए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके आंखों में आंसू आ गए। ये दृश्य देखकर अवनी का दिल भर आया। वो तुरंत उनके पास गई और बिना कुछ सोचे उनके गले लग गई। विक्रम जी ने भी उसे अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसी दर्द के बीच एक उम्मीद भी थी। अवनी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा डैड, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। विक्रम जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उनके टूटे हुए दिल को ये भरोसा दिया था कि शायद उनका बेटा उनसे पूरी तरह दूर नहीं गया है। शायद अभी भी रिश्ते को वापस जीने की उम्मीद बाकी है, और अब शायद उनकी बहू ही थी जो उनके बेटे को उनके करीब लाने वाली थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आप आदित्य और रिया की भी जोड़ी देखना चाहते हैं एज अ कपल? तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।